एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये थंबनेल पे नहीं जाना है। दिस इज एंजाइम पार्ट 2 और मैं एंजाइम पार्ट फर्स्ट आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बहुत बेसिक समझाया था एंजाइम का। जहाँ पे आपको एंजाइम क्या होती है, क्या चेंज हो सकता है, क्या चेंज नहीं होता है। देन आई टोल्ड यू अबाउट क्लासेस ऑफ एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद में रखना है। क्लासेस ऑफ एंजाइम मैंने आपको बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। नाउ आज हम एंजाइम का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तुम्हें पता है एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदर इट इज सीएसआईआर और गेट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम विच बेसिकली रिलेटेड टू द लाइफ साइंसेस। तो एंजाइम जो एक प्रोमिनेंट टॉपिक है जो नॉर्मली पूछा ही जाता है, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर अबाउट दैट। और स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे ने और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मंडे को मेरी शाम को 7 बजे क्लास होगी, जहाँ पे मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। और जो तुम्हारे एनिमल क्लासिफिकेशन के जो लार्वे हैं बेटा, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। तुम्हारा एक क्वेश्चन वहाँ से पक्का हो जाएगा। तो अगर तुम्हें क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप क्लासेस वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना, तो जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो करना है। अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन। चाहे आप 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ जो है देखने को मिल जाएगा। आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं, आपको सारी क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मैंने अगर प्लस कोर्सेज की बात करते हैं तो मैंने आपको सेकेंड यूनिट वहाँ पे कवर करा दिया बेटा, फर्स्ट यूनिट भी कवर करा दी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करा दिए हैं। तो अगर आप प्लस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस जो है उसके मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको लाइव वीडियोस भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ये 8 जनवरी से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, सॉरी स्टार्ट हो चुका है, और एक 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर किसी बच्चे ने अगर पूरा जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से इन बैचेस को ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर रिवीजन भी तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ जो है देखने को मिल जाता है। प्लस के बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो मल्टीपल कोर्सेज इन सिंगल सब्सक्रिप्शन ही आपको प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सेशन आपको दिए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, ये सब आपको कराए जाते हैं। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस हैं जो बेटा आने वाले हैं, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द टुडे। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो प्लस वाला होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर पाएंगे। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है। KUM 10 अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है, और अबाउट 10,395 रुपीज देन आपको पे करना होता है, इतना अमाउंट पे करना होगा। कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया है, UPI हो गया है, गूगल पे हो गया है बेटा, पेटीएम हो गया है, पेटीएम पेपल हो गया है, ओला मनी हो गया है, नेट बैंकिंग हो गया है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ EMI वाला ऑप्शन भी है, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको इतना अमाउंट पे करना होगा तो आप इंस्टॉलमेंट में भी उसको पे कर पाएंगे। तो आप इंस्टॉलमेंट में बनवा सकते हैं और उसके थ्रू आप यहाँ पे पे कर पाएंगे। अनअकैडमी पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे एक आइकनिक का स्विच होने वाला है बेटा। नॉर्मली प्लस क्लासेस पे आपको सिर्फ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता था, जहाँ पे लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी। अगर आप आइकनिक पे स्विच करते हैं तो आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बाई वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, आपको बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, SOP हो गया है, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन बच्चों ने भी अगर स्विच करना है तो आप ये स्विच कर सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा एंजाइम। ओके, नाउ एंजाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि एंजाइम का काम कैसा होता है, कैसे रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, तो कैसे कैसे चीजें वहां पे काम करती हैं। तो जैसे माना तुम्हारा रिएक्टेंट था A और B रिएक्टेंट था, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं एंड विल फॉर्म अ प्रोडक्ट। ओके, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनना है। अगर केमिस्ट्री का बहुत बेसिक तुम्हें पता हो
तो जब भी कोई भी चीज़ है यहाँ पे सब्सट्रेट मिलता है, वो उनका डिसअपियरेंस होता है, व्हाइल द प्रोडक्ट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट का क्या होता है अपीयरेंस होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर गेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है तो ध्यान में रखना है। तो अगर मुझे ए का डिसअपियरेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, अगर पी का मुझे अपीयरेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ये पता होना चाहिए। तो अगर मुझे ए का अपीयरेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल टी, मतलब माइनस लगाया जाता है फॉर द सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो जो चीजें तुम्हारे लेफ्ट में होती हैं, लेफ्ट में होती हैं, जो नॉर्मली सबस्ट्रेट को डिफाइन करती हैं, उनके आगे क्या लगाया जाता है, नेगेटिव लगाया जाता है। तो वो क्या शो करता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को शो करता है कि तुम्हारा जो ए है बेटा वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, और सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। सेम इज विद द बी, बी के सामने भी तुम नेगेटिव लगाओगे, वो क्या शो करेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके सामने हम कुछ भी माइनस नहीं लगाते। वाई, बिकॉज जो प्रोडक्ट है बेटा वो फॉर्म हो रहा है, उसका अपीयरेंस तुम्हें दिख रहा है, तो उसके सामने जो लगता है बेटा पॉजिटिव लगता है, और ये तुम्हारा डेल पी अपॉन डेल टी जो हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। नाउ अगर मुझे किसी रेट को लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन ये बेसिकली एक चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि रेट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, जो ए तुम्हारा सबस्ट्रेट था, इसके पास स्मॉल ए तुम्हारा सबस्ट्रेट का कांस्टेंट हो गया है, कैपिटल बी था, इसका बी हो गया है। जब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को तुम इस पर्टिकुलर इस सिग्नल को जब तुम हटाते हो, सिंबल को हटाते हो, तो क्या होता है, कांस्टेंट की जगह तुम्हारा एक सिंपल कांस्टेंट लिखा जाता है, विच वी कॉल्ड के उसमें लिखा जाता है। तो अगर कभी तुम्हें रिप्रेजेंटेशन आता है कि कैसे रिएक्शन को लिखा जाता है, तो रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। ये गेट में पूछा जाता है, सीएसआर में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नॉर्मली, तो गेट का ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं एंजाइम काइनेटिक्स पे। ये जो क्वेश्चन है बेटा दिसंबर 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर तुमने एंजाइम वाला क्वेश्चन उठा के देखा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। हाय गुरजीत, देखो, व्हेन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, मतलब क्या करा तुमने कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा है, कांस्टेंट रख दिया है। मतलब तुम्हारे पास 10 सबस्ट्रेट थे तो तुमने उसको 10 ही रखा है, तुमने 11 12 13 14 15 कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 10 को 10 रखा हुआ है। लेकिन तुमने एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया है। पहले एंजाइम सिर्फ 2 काम कर रही थी, अब कितनी काम कर रही है, 5 एंजाइम काम कर रही हैं। मतलब एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया है, लेकिन सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तुमने 10 ही रखा है। तो ऑब्वियसली पहले 10 पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे अगर 2 एंजाइम काम कर रही थी तो वो धीरे काम करेंगी, मतलब तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन धीरे होगा। लेकिन अगर तुम 5 डाल दोगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में तुमने कांस्टेंट रख दी है और तुम अगर ये सोचो कि नहीं नहीं रिएक्शन तो बहुत बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगी, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो अगर कभी ग्राफ के थ्रू देखना हो तो कैसे देखोगे, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना है। देखो, अब क्या हुआ, सबसे कॉन्सेंट्रेशन जब तुमने कांस्टेंट रखी है लेकिन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी तो ये रेट कैसा हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल पहुंच जाएगा, अपने मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट व्हाइल द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर तुमने एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है, मतलब तुमने 5 रखा है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को, और तुमने 5 ही का 5 ही रखा है, और उसके बाद सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया है। पहले यहाँ पे 10 5 माना 5 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन काम करी थी, तुमने क्या करा, 10 बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंक्रीज होगा, क्योंकि एंजाइम के पास में बहुत से सबस्ट्रेट आ जाएंगे, तो सबको काम मिल जाएगा। पहले सबको काम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सबको काम मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंक्रीज होगा। लेकिन एंजाइम तो उतनी ही है, तुम अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेके आओगे तो वो तो तुम्हारा एंजाइम से ऊपर नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि एंजाइम तो तुमने कांस्टेंट रखी हुई है। तो इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद लेवल्ड ऑफ हो जाएगा, ये भी इनिशियली इंक्रीज होगा। तो दोनों कंडीशन में ये इंक्रीज होता है, दोनों कंडीशन में इंक्रीज होगा, तो ध्यान में रखना इस चीज को, क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान में रखना इसको। देखो, अब आते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन को कैसे उसको किया जाता है, सिंपल सा चीजें पहले समझते हैं, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, तुम्हें पता है, ये एंजाइम हो गए बेटा,
ये एंजाइम हो गया है, ये सबस्ट्रेट हो गया है, ठीक है, एंजाइम हो गया है, ये सबस्ट्रेट हो गया है। एंजाइम के पास में क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं जो इसके साथ बाइंड कर जाएंगे और नॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करेंगे, नॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करेंगे। उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा एंड दिस बॉन्ड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एन एनर्जी फॉर डाउन रेगुलेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और इसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एंजाइम भी तुम्हारा बाहर निकल जाता है। अब कैसे होता है, देखो, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ में आते हैं ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट काम करता है विच वी कॉल्ड K1। K1 काम करेगा जब तुम्हारे कांस्टेंट बनेंगे, तो ये जो बनाते हैं ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा, वीक इंटरेक्शन के थ्रू अटैच्ड होगा। अब ये ES कॉम्प्लेक्स क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंजाइम के पास में क्या होती है, कैटालिटिक पावर होती है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग सम बॉन्ड एंड मेकिंग अनदर। तो क्या करता है, तुम्हारे जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कुछ बॉन्ड होते हैं वो टूटेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा, और एंजाइम विदाउट एनी कंजप्शन वो अपना निकल जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है उसे K2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो याद रखना है जब भी तुम्हारा कितना बड़ा भी रिएक्शन चल रहा होगा एंड द लास्ट स्टेप वेयर द प्रोडक्ट इज अबाउट टू फॉर्म, मतलब एक लास्ट स्टेप जहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला होगा, वो जो कांस्टेंट होता है बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब क्या है, स्लोएस्ट स्टेप होता है जो डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो याद रखना है जो सबसे बड़ा सबसे लास्ट में जो होगा वो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा बॉन्ड प्रॉपर्ली ना बने, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्ली फॉर्मेशन ना हो, एक वीक इंटरेक्शन के थ्रू वो जुड़ ना पाए, तो हो सकता है वापस से सेम कंडीशन में वापस आ जाए। तो वहां पे जो काम करता है K-1 जो है बेटा वो काम करता है। और याद रखना है इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को, जो नॉर्मली डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको हम Km से रिप्रेजेंट करते हैं, Km से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Km क्या होता है हम ये एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर हम सारी चीजों को समझने वाले हैं। देखो, अगर कभी ग्राफ आता है तो तुम्हें ग्राफ कैसे लिखना है और क्या समझना है, और ग्राफ कभी भी पेपर में आता है पहले तुम्हें पता होना चाहिए y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है और x एक्सिस पे क्या लिखा है। अगर तुम्हें यही पता नहीं होगा कि y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। y एक्सिस पे क्या होता है, तुम्हारा v मैक्स होता है, नॉर्मली जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है y एक्सिस पे। ओके, अब जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे x एक्सिस पे लिखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एंजाइम है, उस एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, इंक्रीज होता है, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जब तुम्हारा तुमने माना कि तुम्हारे पास 10 एंजाइम थी बेटा, सबस्ट्रेट भी 10 थे, तो 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट के साथ में जब बाइंड कर जाती हैं और तुम्हारे पास ना कोई सबस्ट्रेट बचता है चीजों को आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक सेचुरेशन आ जाता है। तुम अगर कभी देखोगे, अगर पानी को लेना उसमें चीनी मिक्स करने की कोशिश करना, एक ऐसा टाइम आएगा, एक सेचुरेशन लेवल आ जाएगा जहां पे वो मतलब घुलेगी ही नहीं, एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा उनको उन्होंने सबस्ट्रेट के साथ में जो तुम्हारा शुगर था उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने बना लिया है। तो अगर तुम अब और डालोगे तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसे ही सेम ये होता है कि तुम्हारे पास 10 एंजाइम थे, 10 सबस्ट्रेट थे, तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, 10 प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो एक सेचुरेशन लेवल जो है वो आ जाता है। तो ये जो होता है तुम्हारा Vmax को रिप्रेजेंट करता है, Vmax को रिप्रेजेंट करता है जहां पे तुम्हारा टोटल एंजाइम जो है टोटल सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड कर जाती है एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको Vmax से रिप्रेजेंट किया जाता है इस हायर लेवल को, ये ध्यान में रखना है। अब क्या होता है Km क्या होता है बेटा, Km एक ऐसी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है, अगर तुमने देखा है कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे तुम्हारा Vmax जो है बेटा हाफ होता है, जहां पे Vmax हाफ होता है उस कॉन्सेंट्रेशन को तुम्हारा Km बोला जाता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच Vmax इज हाफ,
वीमेक्स हाफ जिस कॉन्सेंट्रेशन पे होगा उसको तुम्हारा केएम बोला जाएगा। अब क्या चीज समझनी है, क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि केएम अगर किसी भी चीज का अगर ज्यादा है और केएम किसी भी चीज का कम है तो उससे एंजाइम या फिर तुम्हारा जो उसकी एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो ज्यादा होगी कम होगी क्या होगा। देखो जितना ज्यादा केएम होगा मैंने माना कि तुमने कहाँ से पहुंचना था, दिल्ली टू आगरा जाना था, दिल्ली टू आगरा जाना था। अब क्या हुआ, तुमने यहाँ बीच में क्या हुआ, तुम्हें टाइम एक्स्ट्रा लग गया, कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग गया तुम्हें इस हाफ वे में तुम्हें टाइम एक्स्ट्रा लग गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया है। तो ऑब्वियसली बेटा और लेट हो जाओगे ना तुम तो आगरा के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम चीजों को कवर अप करके उस 1 घंटे को डाउन उस पर्टिकुलर स्पीड पे ही, इस पर्टिकुलर स्पीड पे ही, तो मतलब तुम लेट होने वाले हो। अब तो तुम बिल्कुल भी मतलब जल्दी नहीं पहुंच सकते हो। वैसे ही क्या होता है कि अगर तुम्हारा केएम ज्यादा हो चुका है तो ऑब्वियसली वीमेक्स भी तुम्हारा ज्यादा होगा, मतलब वीमेक्स को पहुंचने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी कैसी होगी उस टाइम पे कम हो जाएगी। और जितना कम केएम होगा, जितना कम केएम होगा उतना ज्यादा एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो केएम जो होता है बेटा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम की एफिशिएंसी के, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना ज्यादा केम होगा उतना कम ही एंजाइम की एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों टर्म याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आई होप तुम्हें केम समझ में आ गया होगा, वीमेक समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ माइकलिस मेंटन इक्वेशन ने क्या बोला था, लियोनर माइकलिस एंड द मॉड मेंटन ने क्या बोला कि अगर अगर तुम्हारी सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब अगर सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास एंजाइम अच्छे खासे थे, तो क्या होगा वहां पे थोड़ा धक्का मुक्का क्राउड जो होगा बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वी नॉट इंक्रीजेस इन द लीनियर फैशन। तो जो वी नॉट है बेटा एक इंक्रीज करेगा लीनियर फैशन में, जहां पे सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, वी मैक्स रीच्ड डजंट इंक्रीज फर्दर। तो जहां पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन देखो अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी, ऑब्वियसली तभी वो इंक्रीज करा है, तुमने क्या करा और इंक्रीज करा सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करा। एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पे वो कहाँ पे सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी और तुम्हारा वी मैक्स जो है वहां पे पहुंच जाएगा। तो जितना तुम्हारा पहले सब्सट्रेट कंसंट्रेशन कम होती है, वी नॉट जो है इंक्रीज करता है लीनियर फैशन में, फिर और इंक्रीज करेगा, फिर और इंक्रीज करेगा, और जहाँ पे सब्सिडी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है वहां पे वीमेक्स भी रीच कर जाता है, उसके बाद वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है, वो स्टेशनरी फेज पे वहां पे आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। Km क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी रीचेस हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये तुम्हारी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है कि जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे तुम्हारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ होगी उसको तुम्हारा केएम यहाँ पे बोला जाता है। तो केएम इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, इसको केएम बोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को बताता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर केएम कम होगा तो ऑब्वियसली ग्रेटर अफिनिटी होगी एंजाइम और सब्सट्रेट की, और अगर केएम ज्यादा होगा तो तुम्हारी लेस एफिनिटी होगी। तो दोनों चीजों को याद रखना है, जितना ज्यादा केएम होगा उतना वीमेक्स पे पहुंचने में टाइम लगेगा, वीमेक्स पे पहुंचने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हारे एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच में उतनी ही कम एफिनिटी होने वाली है। अगर केएम कम होगा वीमेक्स पे जल्दी पहुंचेगा, मतलब उन लोगों की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी वो वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुम्हारा एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट दैट इज तुम्हारी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, देन वी मैक्स सबसेट के एम प्लस एस। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए तुम्हें, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे मास्टर्स में डिराइव करना होता है, या फिर बाय जब तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो तब तुम्हें डेरिवेशन की जरूरत होती है। यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए v इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू एस के एम प्लस एस। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए माइकलिस मेंटन इक्वेशन का, which basically determine the Vmax and the Km of the reaction. Now पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो चीजें हैं वो सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, किस पर्टिकुलर रिएक्शन पे तुम्हारा सबस्ट्रेट पर डिपेंडेंट नहीं करती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे तुम्हारा केएम रीच हो जाता है, कौन सी कंडीशन है जहाँ पे वीमेक्स हाफ होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब तुम्हारा सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बेटा बहुत बहुत कम हो जाती है, मतलब एस जो है बहुत कम हो जाएगा और के में बहुत इंक्रीज हो जाएगा।
अगर केएम बहुत इंक्रीज हो जाएगा, अगर केएम इंक्रीज हो जाएगा मतलब उसकी जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने की वो कम होती जाएगी। अगर वो कम होती जाएगी तो तुम्हारा जो वी है बेटा सबस्ट्रेट पे टोटली डिपेंड करेगा कि भाई तू इंक्रीज हो। अगर तू इंक्रीज नहीं होगा तो मैं कैसे जाऊंगा ना, वीमेक्स तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो जितना ज्यादा केएम इंक्रीज होता जाता है उतना क्या होगा, तुम्हारा जो वी है बेटा सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट होता जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे वी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के, कि जब सबस्ट्रेट बढ़ेगा तब तुम्हारा वी बढ़ जाएगा, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो वो भी तुम्हारा कम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाएगा, इसको याद रखना है। अब आते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास सबस्ट्रेट भरपूर है बेटा, इतना ज्यादा सबस्ट्रेट है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि केएम क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा। तुम्हारा वी है बेटा वी मैक्स पे ऑलरेडी पहुंच जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे नेपोटिज्म वाला आजकल बहुत चल रहा है कि अगर तुम्हारे पापा एक डायरेक्टर हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, केएम बहुत कम है, तो मतलब तुम इजिली टॉप पे पहुंच जाओगे। इजिली तुम्हारा वी विल कन्वर्ट इनटू द वी मैक्स, तुम्हें सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट रहने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है जहां पे तुम्हारा सबस्ट्रेट जो है केएम के इक्वल हो जाता है। सबस्ट्रेट जो है केएम के इक्वल हो जाता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है V इज इक्वल टू वी मैक्स हाफ। तो ये केएम को रिप्रेजेंट करता है कि तुम अगर तुम्हारा सबस्ट्रेट और केएम अगर इक्वल हो जाएगा तो वी मैक्स हाफ जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी V की। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों टर्म्स हमें पता होना चाहिए, हजार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ओके। अब आता है तुम्हारा ये वाला टर्म मैंने तुम्हें बता दिया है। तो V इज टू वी मैक्स होता है वी मैक्स इंटू एस केएम प्लस एस, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन का। अब आता है एक टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मैं आज नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम टर्नओवर नंबर पढ़ाऊंगी, बट इसलिए मैं समझा देती हूँ एक बार। टर्नओवर नंबर का मतलब क्या होता है, अगर 5 तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है बेटा, 5 तुम्हारे सबस्ट्रेट है तुम्हारे पास और तुम्हारे 5 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और अगर तुम 10 देते हो तो 10 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब कितना टाइम एक पर्टिकुलर एक चीज को तुम्हें इधर से उधर ले जाने में लग रहा है। मतलब एक ट्रेन है बेटा, एक ट्रेन है तुम्हारी लोकल ट्रेन है, ठीक है, एक है तुम्हारी सुपर फास्ट ट्रेन है और एक बुलेट ट्रेन है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 10 लोगों को लेके जा रही है, इसको 5 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। ये 10 लोगों को लेके जा रही है, 3 घंटे लग रहे हैं। और ये 10 लोगों को लेके जा रही है, 1 घंटे में पहुंचा रही है। तो टर्नओवर नंबर कितना है, कितना जल्दी जल्दी वो काम करता है, कितना जल्दी तुम्हारा सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, तो ये तुम्हारा टर्नओवर नंबर होता है। तो बेसिकली काइनेटिक एफिशिएंसी को बताता है कि एंजाइम की काइनेटिक एफिशिएंसी कितना है, उसकी जो पावर है टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट वो कितनी है, तो वो तुम्हारा केकेट बताता है। अब काफी इंपॉर्टेंट है, केकेट क्या होता है, तुम्हारा टर्नओवर नंबर होता है या फिर काइनेटिक एफिशिएंसी जिसे बोला जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है केकेट इक्वल्स टू वी मैक्स। फॉर्मूला मैंने कल तुम्हें क्वेश्चंस कराए थे ना, इसके याद रखना। वी मिक्स अपॉन टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और वी मिक्स का तुम्हारा जो यूनिट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट याद रखना है, यूनिट याद रखना है, मोल पर मिनट होता है। मोल पर मिनट तुम्हारा यूनिट होगा इसका। और तुम्हारे एंजाइम का जो यूनिट होता है बेटा मोल होता है। तो ऑब्वियसली के कैट का क्या होगा, इससे मोल से ये मोल गया है, तो पर मिनट जो होता है तुम्हारा इसका यूनिट हो जाता है, पर मिनट जो है इसका यूनिट हो जाता है। अगर मिनट में चीजें दे रखी हैं, अगर मिनट में चीजें नहीं दे रखी हैं, अगर सेकंड में चीजें दे रखी हैं तो सेकंड वाला भी तुम्हारा हो जाएगा। बेसिक पर टाइम दिखाता है, पर टाइम दिखाता है कि कितना टाइम है, मिनट में है या फिर सेकंड में है, ओके। तो केकेट क्या होता है, काइनेटिक एफिशिएंसी होगी, यूनिट क्या होगी, पर सेकंड होगी या फिर पर मिनट होगी। और वी मिक्स अपॉन ईटी जो होता है टोटल एंजाइम, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको याद रखना। अब हम देखते हैं लाइन व्यू बग प्लॉट। देखो, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट जो होता है तुम्हारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बोला जाता है, कि जो तुम्हारा एक फॉर्मूला है जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन ने दिया, तो उन्होंने क्या करा, उससे पर्टिकुलर चीजें तुम्हारी पता करी कि केएम क्या होगा, वी मैक्स हाफ क्या होता है, तुम्हारा कहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, कहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रही है। पर लेकिन हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन से या फिर उस पर्टिकुलर ग्राफ से हम ये पता नहीं कर सकते थे कि अगर कोई भी हम इनिबिटर उसमें डालते हैं तो वो कैसे काम करता है, वो कॉम्पिटिटिवली काम कर रहा है या फिर अनकॉम्पिटिटिवली काम कर रहा है या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव वे में काम कर रहा है।
हम वो पता नहीं कर सकते थे। तो एक पर्टिकुलर चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए पूरा का पूरा एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेने के लिए कि अच्छा केम ये होगा, अच्छा वीमेक्स ये होगा, अच्छा इस पर्टिकुलर एंजाइम ने यहाँ पे काम किया है, इस इनहिबिटर ने यहाँ पे काम किया है, तो कौन-सा किया है, कॉम्पिटिटिवली काम किया है, नॉन कॉम एक प्रॉपर एक ब्रीफ आइडिया एक एक बहुत अच्छा-सा आइडिया यहाँ पे मिल जाता था, जो नॉर्मली माइकलिस-मेंटन इक्वेशन से नहीं मिल पा रहा था। इसलिए लाइन व्यू बग प्लॉट दिया गया, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, it is used to calculate the km and vmax more accurately। तो अच्छे से अगर एक्यूरेटली तुम्हें कैलकुलेट करना है तो km और vmax का हम अच्छे से पता कर सकते हैं। It can be helpful in determining the mechanism of the action of enzyme inhibitors। Very important, इसलिए इसको यूज किया गया था मोस्टली कि अगर मुझे इनहिबिटर के पता करना है कि वो कैसे उनका मैकेनिज्म क्या है उस पर्टिकुलर एंजाइम में काम करने का, तो मैं लाइन व्यू बग प्लॉट के थ्रू पता कर सकती हूँ। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन द गेट एग्जामिनेशन वेयर दे आस्क कि लाइन व्यू बग प्लॉट के क्या एडवांटेजेस थे, व्हाई वी आर यूजिंग द लाइन व्यू बग प्लॉट। तो ये दोनों टर्म याद रखने हैं क्योंकि जब क्वेश्चन में आते हैं तो कभी भी कैसे भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। अब तुम्हें पता है v क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है v max इंटू एस km प्लस एस, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, अगर मैं इसका बिल्कुल उल्टा कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/v हो जाएगा, सिंपली 1/v हो जाएगा। km प्लस ऊपर जाएगा, km प्लस ऊपर जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है कि जब हम km प्लस s की बात करते हैं तो उसके नीचे भी v max इंटू एस आएगा लिखा हुआ, और इसके नीचे भी v max इंटू एस लिखाएगा, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि प्लस है बेटा, प्लस में दोनों को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम km प्लस एस लिखो और v max एस नीचे लिख दो, उल्टा नहीं कर सकते, हम ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, आंसर जो आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू km v max इंटू एस आ जाएगा, और तुम्हारा एस से एस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1/v max जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 1/v max जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है 1/v max v नॉट km अपॉन v max इंटू एस। 1/v max क्यों आता है, क्योंकि s और s से बेटा ये s कट जाता है, इसलिए 1/v max आता है। तो कभी अगर ये फॉर्मूला लिखा आता है तो प्लीज भूलना नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये फॉर्मुलेस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तुमसे एक बार पूछा गया था माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हारे लाइन व्यू बग प्लॉट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सिंपली फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए। ओके, नाउ the double reciprocal plot offers an easy way of determining whether an enzyme inhibitor is competitive, uncompetitive or mixed। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया एक इजी वे हो जाता है, अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि एंजाइम इनहिबिटर क्या है, कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है या फिर मिक्स्ड टाइप का है, तो इससे मुझे पता चल जाता है। Now, one obtained in the absence of the inhibitor and the two at different concentration of the competitive inhibitor। तो एक हम पर्टिकुलर जब हम कोई भी चीजें निकालते हैं, जब हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट करते हैं तो हम हमेशा दो ग्राफ मतलब एक ग्राफ में दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे होती है, मतलब जहाँ पे इनहिबिटर तुमने डाला है, और एक तुम्हारी होती है जहाँ पे तुमने इनहिबिटर नहीं डाला है। तो हम दो बेसिस पे करते हैं, दोनों को कंपेयर करने के लिए कि क्या चेंजेस आए हैं। जब मैंने सिंपल ग्राफ को लिया, जब मैंने कॉम्पिटिटिव वाले ग्राफ को लिया, तो क्या चेंजेस आए, तो मुझे इन दोनों को पता अगर लगना है तो मैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट का वहां पे यूज करती हूँ। Now, because the interception of 1/v naught equals to the 1/v max, we know that v max is unchanged by the presence of the competitive inhibitor regardless of the concentration of the competitive inhibitor. A sufficiently high substrate concentration will always displace the inhibitor from the enzyme active site। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये कि जो Vmax होता है, अगर मैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करती हूँ तो Vmax विल रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द Km विल इंक्रीज। तो ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में होता है, और ये जो चीजें मुझे पता करनी होती है तो मैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट से बहुत इजीली यहाँ पे पता कर पाती हूँ। तो ये हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये होता है तुम्हारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पूरा तुम्हें ग्राफ सिस्टम पता होना चाहिए, कौन सी वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है, तुम्हारा वी नोट कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, 1/s कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये पता होना चाहिए। तो हम अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं, 1/v0 जो होता है बेटा, ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे होता है। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करती हूँ तो 1/s, क्योंकि रेसिप्रोकल हो चुका है तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब क्या होता है, तो 1/v0 हो गया है, 1/s हो गया है। अब तुम्हें पता है ये जो एक्स एक्सिस होती है बेटा माइनस एक्स एक्सिस होती है, और नीचे वाली क्या होती है, माइनस वाई एक्सिस होती है। अगर तुमने पूरा ग्राफ बना के कभी क्वेश्चन पेपर में किया हो तो ये तुम्हारा माइनस एक्स हो जाता है, वो नीचे माइनस वाई हो जाता है। अब जहां से हम चीजों को पुट करना स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ पे Vmax जो होगा बेटा हाफ होगा,
वीमेक्स जहाँ पे हाफ होगा, वहां पे जहाँ पे वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को लिया जाता है उसे माइनस के एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये होता है बेटा तुम्हारा माइनस के एम, ये होता है माइनस के एम। और जहाँ इस पर्टिकुलर वाई एक्सिस पे जो लाइन कट करती है, जो पर्टिकुलर वाई एक्सिस पे जो लाइन कट करती है, उसे 1/Vmax बोला जाता है। 1/Vmax बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो -1/Km जो होता है एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पे होता है 1/Vmax जो है तुम्हारा वाई एक्सिस पे देखने को मिलने वाला है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन व्यू बग प्लॉट का, ये ध्यान में रखना है, तभी तुम्हें कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है प्रॉपर्ली समझ में आएगा, वरना तो समझ में नहीं आएगा ना। एक क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें कल मंडे वाली क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आई होप बच्चे वहां पे ज्यादा है, अभी तो बच्चे बिल्कुल भी आई थिंक सो रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, अगर तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बहुत हेल्प तुम्हारी मिलने वाली है। अगर चीजें तुम्हें फ्री में मिल रही हैं, तुम्हें कोई भी ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम्हें तो पैसे लिए जा रहे हैं, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आई थिंक एक ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो बहुत बार पूछा जाता है, उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारा नहीं लग रहा है मुझे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि तुम्हारा प्रॉपर्ली वहां से कवर हो जाए। आई होप फ्यूचर में तुम्हें हेल्प करेगा, अभी तो शायद तुम्हें ना रियलाइज हो, लेकिन फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। देखो, y इंटरसेप्ट इज 0, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हो, इसी के हिसाब से तो मैं समझा रही हूँ। अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसा होता है, ये तुम्हारा y हो गया बेटा, y एक्सिस हो गया है तुम्हारा, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया है बेटा, और अगर तुम्हारा ये मैं बात करती हूँ, ये हो गया -1/Km, जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये तुम्हारा y एक्सिस पे है, ये 1/Vmax को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/Vmax को रिप्रेजेंट करता है। पहली कंडीशन अगर तुमसे दी जाती है कि जो y इंटरसेप्ट है बेटा, अगर वो जीरो हो जाता है, अगर ये वाला कंडीशन तुम्हारा जीरो हो जाता है, y इंटरसेप्ट वाला जो ऊपर वाली कंडीशन अगर जीरो हो जाती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, ये जो 1/s होता है बेटा, ये जो 1/s जो होता है बेटा, -1/Km के इक्वल हो जाता है। तो ध्यान में रखना है, जब तुम्हारा y इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा तो 1/s जो होगा बेटा -1/Km के इक्वल हो जाएगा, -1/Km के इक्वल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही। जब मैं कल तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी, आई होप समझ में आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा पहला कंडीशन होता है कि अगर y इंटरसेप्ट विल जीरो, देन -1/Km विल बिकम इक्वल टू द 1/s कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर km की कॉन्सेंट्रेशन था, वहीं पे तुम्हारा सबस्ट्रेट जो है इक्वल हो जाएगा, और 1/v जब जीरो होगा तब इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखा जाता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि 1/s की जो हमारी वैल्यू है बेटा, दो वैल्यू दे रखी है, और 1/v तुम्हें जीरो दे रखा है, 1/v जीरो दे रखा है। अब तुमसे पूछा जाएगा -km की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली -km इज इक्वल टू 1/s, तुम्हारा तो वही वैल्यू तुम्हारी किसकी हो जाएगी, -1/km की हो जाएगी। सिंपल वैल्यू पूछी जाती है, सिंपल क्वेश्चन में सब कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल तुम्हें वैल्यू वो उठा के रखनी होती है। तो -1/km की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर km की वैल्यू पूछी जाती है तो कितना हो जाएगा, 1/2 की जगह तुम्हारा 2 लिखना पड़ेगा, तो 0.5 तुम्हारा km हो जाएगा, तो -0.5 जो होगा वहां पे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। तो पहली कंडीशन ये हो गई है जहाँ पे y इंटरसेप्ट जीरो होगा, देन -1/km will become equal to the 1/s। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर तुम्हारा ये पर्टिकुलर 1/s जो है बेटा, अगर वो जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, तो मैंने पीछे भी बताया था कि अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी बिल्कुल अगर जीरो हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर बिल्कुल जीरो की इक्वल हो जाती है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, 1/v इक्वल टू हो जाता है 1/Vmax। ये वाली कंडीशन जो है उस टाइम पे देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अगर तुम्हारा 1/s की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और 1/, की वैल्यू तुम्हारी 1/2 है, या फिर 2 या 3 है, चल 3 मान ली मैंने, तो 1/Vmax कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो इसके इक्वल होगा। अगर तुमसे Vmax पूछ ले कितना होगा, तो 1/3 को तुम डिवाइड कर दो, तुम्हारा Vmax निकल के आ जाएगा। तो क्या होता है, सिंपली क्या करना है तुम्हें, इस फॉर्मूले में पुट करना है, और कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस पता होना चाहिए अगर 1/s की जीरो हो जाती है तो कौन किसके इक्वल होता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो वाई वाई वाली चीजें हैं जो वो इक्वल हो जाती हैं, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ध्यान में रखना। ओके, देखो एंजाइम इनिबिशन में स्टार्ट कर रही हूँ, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। और एंजाइम इनिबिशन में तुम्हें क्या क्या याद रखना है, पहले बेसिक समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम मेन एंजाइम पे जाएंगे। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे तुम्हें एग्जाम्पल पता होने चाहिए उसके, और उसके साथ साथ तुम्हारा रिवर्सिबल क्या होगा, इरिवर्सिबल क्या होगा, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, एंजाइम इनिबिशन क्या होता है बेसिकली,
एंजाइम इनिबिशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द एंजाइम रिलेटेड प्रोसेसेस। नॉर्मली एक एंजाइम जो थी वो बहुत तेज काम कर रही थी, बहुत तेज काम कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि उसको जाके किसी ने इनिबिट कर दिया। इनिबिट मतलब क्या हुआ, उसकी जो एफिशिएंसी थी बेटा उसको कम कर दिया है, उसके प्रोडक्शन को कम कर दिया, उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया है, तो उसको एंजाइम इनिबिशन बोला जाता है। नॉर्मली तुम्हारी कोई मशीन जैसे थी घर पे थी, कोई काम कर रही थी प्रॉपर्ली, चूहे ने क्या करा, एक तार को काट दिया या फिर उसमें थोड़ा बहुत जंग लग गई, तो क्या होगा, उस एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पाएगी, वो रुक रुक के काम करेगी, प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगी, तो उसकी एफिशिएंसी को कम कर दिया जाता है। वैसे ही एंजाइम के साथ में क्या होता है, कोई इनिबिटर आता है और उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका प्रोडक्शन जो है बेटा, उसको जो अफेक्ट करता है, उसको एंजाइम इनिबिशन बोला जाता है। तो एंजाइम इनिबिटर क्या होगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल दैट डिसरप्ट द नॉर्मल रिएक्शन पाथवे बिटवीन एन एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। तो जो एक एंजाइम इनिबिटर होता है वो नॉर्मली तुम्हारी जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, उसको डिसरप्ट पूरी तरह यहाँ पे कर देता है। हाँ, इनिबिशन कैन बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप के इनिबिशन हो सकते हैं, एक रिवर्सिबल हो सकता है, एक इरिवर्सिबल हो सकता है। दोनों के दोनों मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि कोई भी तुम्हारा टाइप दे दिया जाएगा, कॉम्पिटेटिव दे गया है, अनकॉम्पिटेटिव दे दिया, तुमसे पूछा जाएगा रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ऑब्वियसली वो रिवर्सिबल होने वाले हैं, तो ये हम देखेंगे पहले। देखो, एंजाइम इन्हिबिशन होता है, दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल होगा, नॉन इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें वापस नहीं आ सकती हैं। अगर तुम्हारे कमान से तीर निकला है तो बेटा वो निकल चुका है, तुम अगर चाहो वापस आ जाए वो वापस नहीं आएगा। तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर एंजाइम से तुम्हारा सबस्ट्रेट अगर बाइंड कर चुका है या फिर इनिबिटर, सॉरी, इनिबिटर बाइंड कर चुका है बेटा, उसने बना लिया है कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है उसने, तो वो वापस नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। वो अगर बाइंड कर गया है तो प्रॉपर्ली उसे बाइंड कर जाएगा। तो इरिवर्सिबली तुम्हारा बाइंड करता है, फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है तुम्हारा इरिवर्सिबली वहां से हो जाता है। तो एंजाइम इनिबिशन याद रखना है, इरिवर्सिबल इनिबिशन होता है जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। मतलब चीज एक बार मतलब गई तो गई, फिर वापस नहीं आ सकती हैं। जब हम रिवर्सिबल आई एम सॉरी अगर हम रिवर्सिबल की बात करते हैं, रिवर्सिबल में क्या होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर तुम्हारी ये एंजाइम है बेटा, ये तुम्हारा एंजाइम है, ठीक है, मैं एक बार और एक कलर चेंज कर लेती हूँ, और ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है, एक तुम्हारा सिंपल सा बॉन्ड मिलता है, एक सिंपल सा कोवलेंट बॉन्ड ना बन के एक नॉन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो एक वीक बॉन्ड होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, उसमें आते हैं तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, तुम्हारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया, तुम्हारे वेंडरवॉल्ट बॉन्ड्स हो गए, तुम्हारे लंदन फोर्सेस हो गए, ये सारे सारे तुम्हारे वीक बॉन्ड में आते हैं। तो अगर ये सब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो तुम्हारा वीक इंटरेक्शन बोला जाता है, एंड इट इज वी कॉल्ड अ नॉन कोवलेंट बॉन्ड। अभी जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो ये इनको तोड़ना बहुत इजी होता है, मतलब वी डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक देम। So we can break them in a very small energy, and this energy will basically responsible for down regulating the activation energy that basically responsible for converting a substrate into a product. तो ये सारी चीजें रिलेट होती हैं, जैसे माना नॉन कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा या फिर नॉन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये जो एनर्जी है बेटा वो इसमें यूज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन रेगुलेट करने में हेल्प होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, एफिशिएंटली वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रिवर्सिबल बॉन्ड होते हैं, जो तुम्हारे रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन होता है, वो इसमें नॉन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको याद रखना है। मैंने पूरी गाथा गा दी है यहाँ से रिलेटेड, तो अब ध्यान में रखना। अब रिवर्सिबल जो इनिबिशन होता है बेटा, तीन टाइप का होता है, एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक अनकॉम्पिटिटिव होता है, मिक्स्ड इनिबिशन होता है। इन तीनों का मतलब क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार। देखो, कॉम्पिटिटिव बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे कंपटीशन करना हो, जैसे माना कि दो यहाँ पे इंसान थे, ठीक है, दो इंसान थे, अगर तुम सोचो कि एक ये इंसान था, एक ये वाला इंसान था, कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक इंसान छोटा है और एक बहुत बड़ा इंसान है तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं हो सकता है। कंपटीशन जो होता है बराबर के लोगों में होता है। अगर ये 53 केजी का है तो ये भी 53 केजी का होगा, तभी कंपटीशन पॉसिबल है, या फिर ये फर्स्ट क्लास में है तो ये भी फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। तो एक तरीका होता है कंपटीशन का, ऐसा नहीं है कि तुम किसी को उठा उठा के साथ में किसी के साथ भी कंपटीशन करने लग जाओ। तो कॉम्पिटिटिव क्या मतलब क्या होता है, एक बार मैं रफ कर देती हूँ इसको, 2 सेकेंड। हाँ, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, कंपटीशन बेसिकली जो देखने को मिलता है, मतलब ये एंजाइम है बेटा, ये तुम्हारी एंजाइम है, ठीक है, ये है तुम्हारा एक सबस्ट्रेट, एक तुम्हारा ये सबस्ट्रेट है बेटा,
जो यहाँ पे बाइंड करेगा, और इनिबिटर भी तुम्हारा ये है, इनिबिटर तुम्हारा ये है, इनिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है। अभी क्या होता है, ऑब्वियसली एक्टिव साइट है यहाँ पे। अब क्या है, सबसेट को भी पता है कि मुझे यहाँ पे आके बाइंड करना है, मुझे यहाँ पे आके बाइंड करना है, और इनिबिटर को भी पता है मुझे यहाँ पे आके बाइंड करना है, इनिबिटर को भी पता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है बेटा, ये जो सबस्ट्रेट है बेटा, अब अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और इनिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा कि मैं एंजाइम से बाइंड कराऊंगा कि तुम बाइंड करोगे। तो क्या होता है कि जब नॉर्मली क्या होता है कि जो इनिबिटर है बेटा, यहाँ पे अगर वो बाइंड कर जाएगा जैसे माना उसका नंबर बहुत ज्यादा, तो वो बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इस चीजों को यहाँ पे इनिबिट कर देगा। अब सब लोग गुस्सा आएगा, हो सकता है कि क्योंकि कॉम्पिटेटिव है बेटा, कॉम्पिटिशन है, तो ये क्या करेगा, अपने लोगों को बुला के लेके आएगा कि तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरे साथ क्या किया है, वो उसने जाके एंजाइम से बाइंड करके आया है, तो वो बहुत सारे लोगों को लेके आता है, बहुत सारे लोगों को लेके आएगा। मतलब क्या हुआ है, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में फिर से कंपटीशन होगा और उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा, और सब्स्टिट्यूट क्या होगा, खुद वहां पे बाइंड कर जाएगा। तो जब ऐसी चीजें हो जाती हैं कि तुम्हारा कि अगर सब्स्टिट्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को तुम इंक्रीज करोगे, अगर उसकी इंक्रीज कर दोगे, तो इनिबिटर को वहां से निकाल के फेंका जा सकता है, निकाल के फेंका जा सकता है। तो ये क्या होता है, कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस है। नॉर्मली अगर वो बाइंड कर गया था, तो उसको निकाल के भी फेंक सकते हैं अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दो। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, ये वाला कॉम्पिटेटिव इनिबिशन देखने को मिलता है। अब आते हैं अनकॉम्पिटेटिव पे। अनकॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है, आमने सामने की लड़ाई नहीं है बेटा, ए और बी आपस में नहीं लड़ रहे हैं। ये क्या होता है, अगर जैसे माना ये तुम्हारा एंजाइम है ये तुम्हारा एंजाइम है, एक सेकेंड कलर चेंज करती हूँ। हम्म, देखो ये हमारा तुम्हारा एंजाइम है और ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है ठीक है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है। अब क्या है, ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा इनिबिटर। क्या पॉसिबल था इनिबिटर यहाँ पे बाइंड करेगा, नहीं बाइंड करेगा। अब सब्स्टिट्यूट से यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट खुद से बाइंड करके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इनिबिटर क्या करता है बेटा, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है, और क्या करेगा, उसको वहां से इनिबिट करने की कोशिश करेगा, उसकी एफिशिएंसी को पीछे से कम करेगा। तो जो अनकॉम्पिटेटिव होता है बेटा, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, ये तुम्हारा पीछे वाला गेम होता है। तो ये क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे अगर तुम सब्स्टिट्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे, अगर तुम ये कोशिश करो कि सब्स्टिट्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज कर देती हूँ, तो ये इनिबिटर हट जाएगा बेटा, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन चल रहा था। तो तुमने इंक्रीज करा, सामने सामने की लड़ाई थी, तो तुमने वहां पे देख लिया। लेकिन यहाँ पे तो तुम अगर इंक्रीज भी कर दोगे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब आते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव में। नॉन कॉम्पिटेटिव दो टाइप के होते हैं बेटा, प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। प्योर का मतलब क्या होता है, प्योरिटी वाला बॉन्ड है, कि मतलब एंजाइम से अगर सब्स्टिट्यूट आके बाइंड कर रहा है, तो जो इनहिबिटर है बेसिकली उनकी इक्वेशन को खराब नहीं करेगा, वो अपना अलग से कोई काम करेगा, उनकी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो प्योर बॉन्ड है कि तुमने एंजाइम और सब्स्टिट्यूट को अलाउ किया कि तुम आपस में बाइंड कर जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो प्योर बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम इम्प्योर की बात करते हैं, जब मिक्स्ड इनिबिशन की बात करते हैं इन द नॉन कॉम्पिटेटिव, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जब एंजाइम और सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अपने आपस में बना लेते हैं, दोनों साथ में बना लेते हैं, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को आके इरिटेट करता है, उनको इनिबिट करता है आके। तो ये जो होता है हमारा मिक्स इनिबिशन होता है, इसको याद रखना है। अब हम इरिवर्सिबल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नॉन कोवेलेंट उस पे जाएंगे। ओके, पहले इरिवर्सिबल पढ़ने वाले हैं। देखो, irreversible inhibition inhibitor bind covalently with or destroy a function group on an enzyme that is essential for enzyme activity, or they form a highly stable non-covalent association। बहुत इंपॉर्टेंट है। irreversible inhibition में क्या होता है नॉर्मली, कि जैसे ये माना मेरा एंजाइम था, ठीक है, ये एंजाइम था, या फिर तो एंजाइम का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, एंजाइम किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है, प्रोटीन से बनती है। और प्रोटीन किससे बनती है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनती है। अमाइनो एसिड के पास में क्या होता है बेटा, आर ग्रुप होता है, जो डिटरमाइन करता है कि कौन सी अमाइनो एसिड यहाँ पे काम कर रही है। अब इस आर ग्रुप के क्या ऊपर क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे तुम्हारा किसी के ऊपर OH लगा हुआ है, किसी के ऊपर तुम्हारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, किसी के ऊपर एसएच बॉन्ड लगा हुआ है, डिपेंड करेगा उस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इरिवर्सिबल इनिबिशन में क्या होता है कि तुम्हारा जो इनिबिटर है बेटा, ये क्या करता है, या फिर तो तुम्हारे एंजाइम के किसी फंक्शन ग्रुप को हटा देगा, वहां से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा कि तुम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से हटाता हूँ। या फिर क्या करेगा, एक नॉन स्टेबल, एक नॉन कोवलेंट एसोसिएशन की जगह तुम्हारा कोवलेंट एसोसिएशन का फॉर्मेशन कर लेगा, या फिर एक ऐसा नॉन कोवलेंट एसोसिएशन करेगा जो बहुत स्टेबल होगा, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ भी कर सकता है, बस उसको क्या करना है, इरिवर्सिबली इनिबिट करना है, उसको किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है।
नाउ फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट लिंक बिटवीन एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर, तो कोवेलेंट लिंक भी फॉर्म हो सकता है या फिर हाईली स्टेबल नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मली होता है बेटा कोवेलेंट लिंक का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। Between an irreversible inhibitor and an enzyme is a particularly effective way to inactivate an enzyme. तो इसीलिए तुम्हारे एंजाइम को इनएक्टिवेट यहाँ पे कर दिया जाता है, इरिवर्सिबली उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एंजाइम उस चीज से बाहर निकल आ पाए, वो बाहर निकलने ही नहीं देगा, उसको इरिवर्सिबली वहां पे इनहिबिट कर देता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो बाहर नहीं आ पाएगा। Now, a special class of the irreversible inhibitors is the suicide inactivators. Very important. ये कल भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था। Are also based mechanism based inactivators. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कल एक क्वेश्चन था तुम्हारा कि ये ए है बेटा, ए विल कन्वर्ट इनटू बी, बी विल कन्वर्ट इनटू सी और फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता था। यहाँ पे जो काम कर रहा है K3 काम कर रहा है, K3 काम कर रहा है। ये जो सुसाइड इनएक्टिवेटर्स होते हैं बेटा, या जो सुसाइड इनहिबिटर्स होते हैं, इनएक्टिवेटर्स होते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, तुम्हारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, या फिर रेगुलेटरी जो स्टेप होता है वहां पे जाके उस चीज को इनिबिट कर देते हैं, उस चीज को इनिबिट करते हैं। जो सुसाइड इनिबिटर क्या करेंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे। तो जो सुसाइड इनएक्टिवेटर्स होते हैं या फिर मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेटर्स होते हैं, तुम्हारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे जाके K3 वाली चीज पे यहाँ पे इनिबिट करेंगे चीजों को और तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना है, स्पेशल क्लास ऑफ इरिवर्सिबल इनिबिटर्स। कल मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, इसलिए को बस हमें समझा दिया है। फिर हाईजेक द नॉर्मल एंजाइम, वो क्या करेंगे, नॉर्मल एंजाइम जो था बेटा उसको हाईजेक कर लेंगे, उसका सारा फंक्शन जो है अपने कंट्रोल में लेते हैं और कंट्रोल में लेने के बाद में द पॉइंट वेयर द सब्सटेंस विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, जब ये होने वाला होता है, इट इज अबाउट टू फॉर्मेशन, इट इज अबाउट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उस टाइम पे क्या होता है, ये जो तुम्हारे सुसाइड इनएक्टिवेटर्स होते हैं उस चीज को पूरी तरह इनिबिट कर देते हैं और उसको बिल्कुल भी वहां पे कोई काम नहीं करने देंगे। सो दे बेसिकली वर्क ऑन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप, जहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला होता है। तो इसको याद रखना। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे तुम्हारा जो ये इरिवर्सिबल इनिबिशन है काम करता है। तुम्हें पता है कि अगर मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करती हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करती हूँ, तो ये तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ये तुम्हारा नॉर्मली टेट्रा पेप्टाइड से मिलकर बना होता है, टेट्रा पेप्टाइड से मिलकर बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डी अमाइनो एसिड भी होते हैं और एल अमाइनो एसिड भी होते हैं, ठीक है। तो एक पूरा टेट्रा पेप्टाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है और क्रॉस लिंकिंग होने के बाद में नेम और नेग उसको जोड़ते हैं और तुम्हारा एक प्रॉपर पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राम पॉजिटिव। लेकिन ग्राम नेगेटिव में एलपीएस होगा, उसमें तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन होगा, लेकिन जो आउटर लेयर होता है उसमें एलपीएस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन वहां पे खत्म नहीं हो पाता है। अब क्या होता है तुमने देखा होगा, अगर मैं पेनिसिलिन डालती हूँ इसमें, ये जो पेनिसिलिन है बेटा, अगर मैं इस इनिबिटर को डालती हूँ तो ये क्या करता है, तुम्हारी जो पेप्टाइड सिंथेसिस जो हो रही थी, जो बेसिकली तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट जो पेप्टाइड लिंक विल कम टुगेदर इन द फॉर्मिंग पेप्टिडोग्लाइकन, उस पर्टिकुलर ट्रांसपेप्टिडेज रिएक्शन को ये क्या करेगा, इनिबिट करेगा, कुछ कॉन्फर्मेशन को मिमिक करता है और वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन को बनने नहीं देता है। नाउ इफ द पेप्टिडोग्लाइकन विल नॉट फॉर्म व्हाइल दे आर वर्किंग एज अ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल वहां पे प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, विच बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर protecting the cell from the osmoregulation from the ऑस्मोटिक कंडीशन, मतलब क्या हुआ है कि अगर पानी का अमाउंट जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे फ्रॉम मतलब आउटसाइड और इनसाइड में, तो एक आइसोटोनिक चीजों को मेंटेन किया जाता है कि प्रॉपर्ली अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगा, ज्यादा पानी बाहर से नहीं आ रहा है, ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो वे प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे। तो पेप्टिडोग्लाइकन एक सेल वॉल की तरह काम करती है, लेकिन जब हम पेनिसिलिन का उस पर इफेक्ट डालते हैं, जब हम पेनिसिलिन जो है उसको इनिबिट करता है, तो क्या होगा, तुम्हारा जो सेल वॉल है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन नहीं होगा। If the peptidoglycan will not form, they'll not maintain their water concentration properly, मेंटेन नहीं कर पाएंगे एंड बाहर का जो पानी होगा बेटा रश कर जाएगा अंदर। अगर बाहर का पानी अंदर रश कर जाएगा तो सेल क्या होगी, बर्स्ट आउट हो जाएगी और तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो जो पेनिसिलिन होता है एक तुम्हारा इरिवर्सिबल इनिबिटर की तरह काम करता है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इरिवर्सिबल इनिबिटर की तरह यहाँ पे काम करेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी स्लाइड, जहाँ पे हम इरिवर्सिबल इनिबिशन की बात कर रहे हैं, ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज।
आई थिंक सबको पता होगा, जो ऑर्निथिन बेसिकली जो तुम्हारा यूरिया में फॉर्मेशन होता है, एक इंटरमीडिएट है जो तुम्हारा यूरिया में फॉर्म होता है, लेकिन जो ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज है वहाँ पे एक तुम्हारा एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर काम करता है। DFMO, difluoromethyl ornithine, when it bind to the ornithine decarboxylase, this enzyme is quickly inactivated. Very important. अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ornithine decarboxylase which is working in your body, now which if the DFMO is bind with this ornithine decarboxylase, then what it happen? So क्या होगा, तुम्हारा irreversible inhibition हो जाएगा, inactivation हो जाएगा। और ये जो OD है बेटा, हम क्यों डालते हैं, एक पोटेंट ड्रग ट्रीटमेंट होता है फॉर द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से ये जुड़ा हुआ है। और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है, ट्रिपेनोसोमा, जो तुम्हारा ब्रूसाई बोल दो तुम, या फिर रोडिसियंस बोल दो, ये दोनों के दोनों तुम्हारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। और ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई जो होता है बेटा, चागस डिजीज को कॉज करता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो कुछ भी अगर तुमसे पूछा जाता है तो ध्यान में रखना इन चीजों को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस्पायरिन। ये भी तुम्हारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन की तरह काम करेगा। तुम्हें पता है पहले एस्पिरिन जो है बहुत कॉमन था इंडिया में, लोग बहुत ज्यादा खाते थे इसको। अगर थोड़ा सा भी हेडेक हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो तुम एस्पिरिन को ले लेते थे। अब लेकिन ये एस्पिरिन जो था तुम्हारा कोई अच्छा नहीं था, लेकिन पहले हमें नहीं पता था तो हम उस ड्रग कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या पता चला है कि ये क्या करता है, तुम्हारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, तो बेसिकली तुम्हें पता होगा कि जो अरेकिडोनिक एसिड होता है बेटा, अरेकिडोनिक जो एसिड होता है जिसमें 20 कार्बन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन करते हैं और साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है बेटा यहाँ पे एंजाइम काम करती है। अभी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, पेन हो गया है तुम्हारा, बॉडी में कुछ भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो तुम्हें बताएगा कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जो एस्पिरिन जो तुम खाते थे तो क्या करते थे, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देता था। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम थी उसको इनहिबिट कर देता था, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो तुम्हारी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा पेन कहाँ हो रहा है, कहीं दर्द भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं स्वेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई इन्फ्लेमेशन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो जो एस्पिरिन था बेसिकली क्या करता था, तुम्हारे प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता था, उसको नहीं बनने देगा, उसकी सिंथेसिस नहीं होने देगा, क्योंकि तुम्हारी जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है उसको बनाने के लिए, उसको इनहिबिट कर देगा। तो इसका ये काम था। लेकिन बाद में पता चला, क्योंकि एस्पिरिन जो है तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर बॉडी में कहीं अगर इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज गुड फॉर सम टाइम, वहां पे चलो ठीक है, चीजें तुम्हारी एंटीबॉडीज का जनरेशन हो रहा है, तुम्हारी बॉडी उसके अगेंस्ट में काम कर रही है, और अगर कभी ऐसी चीजें होती रहेंगी तो तुम्हारा थोड़ा बॉडी स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर तुम उस चीज को इतना ज्यादा दबाते जाओगे तो एस्पिरिन जो है तुम्हारा बॉडी को अफेक्ट भी बहुत कर सकता था। इसलिए इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, क्योंकि ये इरिवर्सिबली इनिबेट करता था उसको, तो ये बहुत गलत चीज हो जाएगी, वो बन ही नहीं पाता था फिर। तो इसीलिए एस्पिरिन को फिर बैन कर दिया गया, क्योंकि ये ज्यादा नुकसान कर सकता था बॉडी को, इसलिए बाद में इसको बैन कर दिया गया। तो जो मैंने आज तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें एंजाइम का पूरा बता दिया है कि एंजाइम कैसे काम करती है, और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन बताया है, लाइन व्यू बग प्लॉट बता दिया है, तो मैं एंजाइम इनहिबिशन का बेसिक बताया है, इरिवर्सिबल बता दिया है। लेकिन कॉम्पिटिटिव हो गया है, अनकॉम्पिटिटिव हो गया है, और तुम्हारा मिक्स्ड वाला प्योर वाला जो रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में, मंडे में आई थिंक क्लास होगी तुम्हारी, तो वहाँ पे पूरा डिस्कस हो जाएगा। तो तुम्हारा पूरा एंजाइम का टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। तो पूरा एंजाइम तुम्हारा यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आई होप कुछ प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी। ओके, अगर आपको और भी क्लासेस लेनी है तो मैंने कल गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ, और ये जो क्लास होगी आपको शाम को 7 बजे मिलती है अनअकैडमी ऐप पे। अनअकैडमी ऐप पे आपको शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, अगर आप पहली बार इसको डाउनलोड कर रहे हैं, आपने कभी भी अनअकैडमी ऐप को नहीं देखा है, तो आपको एक कोड पूछा जाएगा कि आपको कोई कोड अप्लाई करना है टू सी द फ्री क्लासेस ऑफ अनअकैडमी। तो आपको क्या करना होता है, कोड पूछा जाता है तो आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते तो आपको सारी की सारी फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाती हैं। देन यू हैव टू सर्च कुमकुम गौतम, और फॉलो भी कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड फॉलो मी। तो आपको जितने भी वीडियोस वहाँ पे मैं डालूंगी तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यू कैन ज्वाइन दिस वीडियोस, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्लस कोर्सेज का फायदा क्या होता है, तो ऑनलाइन मोड है बेटा, ठीक है, ऑनलाइन मोड है। इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो अनअकैडमी पे ऐप पे अभी के भी प्रेजेंट हैं। तो आपको क्या होता है, अगर आप प्लस पे आते हैं
और अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है 2021 के लिए, तो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है। आप चाहे चाहे 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे 12 मंथ्स का लो, चाहे 24 मंथ्स का लो, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है, आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं है जैसे एक टीचर का कोर्स चल रहा है तो वो क्विज़ेस लेते रहते हैं, क्विज़ेस लेते रहते हैं, तो क्विज़ेस आपको मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, अगर तुम्हें अपना चेक करना है वेदर यू आर प्रिपेयरिंग गुड और नॉट, या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड इन विच थिंग्स यू आर लैकिंग डाउन, तो ये सब चीज़ पता करने के लिए तुम्हें मॉक टेस्ट अप्लाई करना होता है कि तुम्हें अपना अगर नॉलेज चेक करना है, तो वो तुम्हें मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलता है। एंड देयर इज़ नो अदर वे कि तुम्हारा प्रॉपर्ली चीज़ें चेक आउट हो पाएँ। तो मॉक टेस्ट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मॉक टेस्ट तो लगाने ही चाहिए। एंड देन कोर्सेज़, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो तुम्हारे जितने भी छोटे एजुकेटर्स हैं या फिर जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज़ मिलते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप सबका शेड्यूल जाके देख सकते हैं कि अच्छा 7 बजे इनकी क्लास होती है, 6 बजे इनकी क्लास होती है, 9 बजे इनकी क्लास होती है। तो आपको पूरा शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अच्छा मुझे ये वाले कोर्सेज़ यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। आपको सारे बैचेज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सो अंडर वन सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे सब प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, केयूएम 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। जो बैच है बेटा 8th ऑफ जैन से रिलीज हो चुका है, और एक 15th ऑफ जैन से रिलीज हो चुका है, जहाँ पे आपको वीरेंद्र सर भी साथ में पढ़ाएंगे। तो आपको अगर सीएसआई जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना है और उसको क्लियर करना है, जेआरएफ को क्लियर करना है, अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है और 120 130 के बाद तुम्हारे मार्क्स लेके आने हैं, तो तुम प्लस को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, केयूएम 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बेनिफिट्स की मैं बात करती हूँ, तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मल्टीपल कोर्स मिल जाते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको डाउट सेशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, लाइव इंटरेक्शन आपको टीचर स्टूडेंट के बीच में देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, सब आपको वहाँ पे कराए जाते हैं। आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस हैं जो बेटा आने वाले हैं, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। यू कैन क्रैक द सीएसआई यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज एन अनअकैडमी ऐप। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का प्लान लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो 9,450 आपको पे करना होगा। अगर 12 मंथ्स का लेते हैं देन यू हैव टू पे 11,550 रुपीज। एंड इफ यू चूज 24 मंथ्स, आपको 16,800 रुपीज पे करना होगा। देन यू कैन अप्लाई रेफरल कोड विच इज कुमकुम 10, KUM 10, टू गेट 10% ऑफ। ना 11,550 आपको पे करना था, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग अ कुमकुम 10 यू गेट 10% ऑफ, और आपको फिर 10,395 रुपीज ही पे करना होता है। तो यू कैन अप्लाई कुमकुम 10 ओवर देयर। नाउ अगर पेमेंट की बात करती हूँ, तो इफ यू आर हैविंग अ पेटीएम, पेपल, गूगल पे और डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप जिसके चाहे उसके थ्रू वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। एंड देयर इज ऑल्सो एन ईएमआई वाला ऑप्शन, जहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई है बेटा, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता। यू हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 10,395 रुपीज। सो आप ईएमआई बनवा सकते हो, वेदर इट इज फॉर 6 मंथ्स और फॉर 12 मंथ्स, वो डिपेंड करेगा आप पे। तो अगर आप 12 मंथ्स की ईएमआई बनवाते हो तो अबाउट 866 रुपीज पर मंथ जो है आपका यहाँ से जाएगा, और आपका पेमेंट जो है इजीली हो जाएगा। आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अनअकैडमी पर अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है, कुमकुम 10 अप्लाई कर देना। आफ्टर अप्लाइंग कुमकुम 10 यूल गेट 10% ऑफ। एंड अगर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो कुमकुम 10 अप्लाई करके कोड पूरी क्लासेस देख लेना। मैंने आज ही तुम्हें एनिमल क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट कराया है, इकानोडर्मेटा तक, तो तुम्हें आई थिंक वहां से बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखनी है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। नाउ +2 आइकनिक अगर आपको स्विच करना है, तो आप वो भी स्विच कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पहले प्लस वाली क्लासेस की मैं बात करती हूँ, तो आपको सिर्फ लाइव क्लासेस मिलती थी, टेस्ट सीरीज मिलता था, प्रैक्टिस और शेड्यूल मिलता था। लेकिन अगर आइकनिक पे आप स्विच करते हो, तो आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा। आपको स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज दिए जाते हैं, एंड यू विल ऑल्सो गेट बूस्टर सेशंस, एंड यू विल गेट पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन एज वेल। आपको एसओपी कैसे प्रिपेयर करना है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो प्रोवाइड स्टडी मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे दिया जाएगा। सो आपको ये सारी चीजें अगर चाहिए, तो यू कैन स्विच ऑन अन आइकनिक। ठीक है। तो अगर कोई